नितवाम्बा आराम से आराम से बचा के
का स्वागत करें। इसी क्रम में आगे मत जाओ, इधर इधर हो जाओ, एक साइड हो। इस प्रतीक चिन्ह के लिए इस संस्था के सभापति श्रीमती सुमन सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि वे आगे आए और इस प्रतीक चिन्ह देके उनका स्वागत करें। हमारे गोरखपुर क्षेत्र के यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय साजानंद राय जी से अनुरोध करता हूँ कि वे गजब है भैया, लाइव से मैं साजानंद राय जी से अनुरोध करता हूँ कि पूज्य महाराज जी को पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें। श्री संतराज यादव जी सभापति भूमि विकास बैंक, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वे पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। श्री मार्कंडेय राय जी, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वे पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। ये श्री विशाल जी स्मृति चिन्ह देके जिला पंचायत के जो हमारे युवा सदस्य हैं और सबसे भारी मतों से जिला पंचायत में विजय प्राप्त की है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि पूज्य महाराज जी को स्मृति चिन्ह देके स्वागत करें। स्वागत क्रम के पश्चात इस संस्था के निर्वर्तमान सभापति आदरणीय महान सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आए और आज के अवसर पर पूज्य महाराज जी का और उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करके अभिनंदन करते हुए जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी सभा कार्यक्रम मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान साजानंद राय जी, पिपराइच के लोकप्रिय विधायक श्रीमान महेंद्र पाल सिंह जी, चिल्लूपाड़ से विधायक श्रीमान राजेश त्रिपाठी जी, कई बार सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और प्रदेश सरकार में भी मंत्री और विधायक खजनी से श्री राम चौहान जी, भू विकास बैंक के सभापति श्रीमान संतराज यादव जी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्रीमान राधेश्याम सिंह जी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्रीमान विभ्राट चंद्र कौशिक जी, हमारे बांसगांव के लोकप्रिय यशस्वी विधायक श्रीमान डॉक्टर विमलेश पासवान जी, जिले के अध्यक्ष श्रीमान युधिष्ठिर सिंह जी और इस सभा कार्यक्रम में उपस्थित सहकारिता जगत से जुटे हुए नवनिर्वाचित अध्यक्षगण, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्तागण, पूज्य महाराज जी जब 2017 में आपके मुख्यमंत्री बनने के पश्चात सहकारिता के क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। 2017 के पहले सहकारी संस्थाओं के प्रति लोगों में विश्वास की कमी थी, लोग हमारी संस्थाओं से जुड़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आपके कुशल नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2017 उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का बहुत ही तेजी से विकास हुआ। हमारी सभी सरकारी संस्थाएं आत्मनिर्भर हुई। जहां हमारी संस्था कर्ज में डूबी हुई थी, लोगों का विश्वास सहकारी संस्थाओं से उठ गया था, लेकिन आपके कुशल नेतृत्व में हमारी सभी संस्थाएं लाभ में आ गई। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड गोरखपुर अपने लाभ से नवनिर्मित भवन
लगभग 62 लाख रुपए से 20 दुकानों का निर्माण कराया है। भवन से संस्था को लाभ होगा। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के सभी निदेशक मंडल के सदस्य परिश्रम कर रहे हैं। कुछ महाराज जी आपके दिशा निर्देश में सहकारी संस्थाएं शक्तिशाली हुई हैं। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड गोरखपुर के द्वारा जो सदस्यता अभियान प्रदेश में चलाया गया था उसमें 59,568 नए सदस्य बनाए गए। सदस्यता से प्राप्त अंश पूंजी से 1,37,34,473 रुपए प्राप्त हुआ। 2017 में आपकी सरकार बनने के बाद 25 अप्रैल 2018 को जब मैं जिला सहकारी फेडरेशन का सभापति निर्वाचित हुआ, उसके बाद आज तक 1,42,00,000 रुपया हमने जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक का ओटीएस स्कीम के अंतर्गत 72,40,000 रुपया नगद जमा करके ऋण मुक्त हो गए हैं। आज हमारी इस संस्था पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है इसमें भी 62 लाख रुपए की जो पूंजी लगी हुई है, मैं किसी भी बैंक या संस्था से ऋण नहीं लिया हूँ। आज अपनी आय अर्जित किया हूँ और उस आय से इसका निर्माण मैं कराया हूँ। 73 लाख रुपया अर्जित करके हमने कर्मचारियों का जो पहले से 94 से बकाया था, 1994 में जो रिटायर्ड कर्मचारी हुए थे उनको भी उनका जो कटौती हुआ था पैसा मिला नहीं था। और आज के दिन में एक भी कथित सेवानिवृत्त कर्मचारी की कोई भी देनदारी नहीं है। और जो कर्जा था मैं 3 जून 2021 को ही उसको सब चुका दिया। और प्रदेश में पहला, जैसा कि हमारे माननीय सहकारिता मंत्री ने मुझे बताया कि प्रदेश में पहला जिला सहकारी फेडरेशन गोरखपुर है कि जो बिना ऋण लिए कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया है। महाराज जी आपके आशीर्वाद से इस संस्था में कोई आना नहीं चाहता था। भवन हम किराए के भवन में रहते हैं, इतना बड़ा कैंपस होने के बाद भी 1940 में संस्था स्थापित हुई थी, तब से उसी भवन में है मुरारका मिल में, वही हम कार्यालय चलाते हैं। एक कैंपस में हमारे अपन निबंधक रहते हैं और ये सब भाड़े पर दिया गया है। ये सब बंद थी, इसमें केवल जंगली जानवर रहते थे। सबको हमने ठीक करा के आपके आशीर्वाद से इसको इतना आय अर्जित कर दिया कि अब अगर आपका आशीर्वाद होगा तो जो पुराना हमारा भवन है उसको तोड़कर हम 4 तक का वाणिज्यिक भवन बनाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो भी काम जल्द ही कैसे आपका निर्देश होगा उसको हम शुरू करवा देंगे। आज हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मैं कई बार आपसे निवेदन किया, आपका आशीर्वाद तो सदा हमारे परिवार के ऊपर और इस संस्था के ऊपर रहता है। मैं जब भी कभी आपसे मिलने जाता था तो आप हमारे संस्था के बारे में जरूर एक बार पूछते हैं कि क्या हाल है तुम्हारी संस्था का। तो आपके दिशा निर्देश में, आपके आशीर्वाद से प्रदेश में नंबर 1 का है। ये हाल भी आपके आशीर्वाद से सहकारिता का है। इसमें फर्टिलाइजर रखा जाता था लेकिन इसको में इसको छोड़ दिया तो इसको हाथ को बनवा दिया। आज इसमें शादी विवाह और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। तो महाराज जी आपका सदैव आशीर्वाद इसी तरह इस संस्था को मिलता रहे और ये और ऊंचाइयों पर जाती रहेगी। मुझे अब प्रसन्नता जीवन में आज जो हमको प्रसन्नता मिली है, आपका चरण जो पड़ा है इस संस्था में, ये भूमि पवित्र हो गई है आज आपके। और मैं शब्द कह नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ क्या न कहूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद है, आप पर भी रहेगा। ये संस्था इसी तरह बढ़ती रहेगी। जो भी आज मंचासीन देवतागण है जो हमारे बुलावे पर आए हैं, निवेदन पर आए हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ पूर्व जिला अध्यक्ष और जो भी बैठे हुए हैं, सबका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और पूज्य महाराज जी, मैं आपसे आज आग्रह करता हूं कि आप जब आदेश करेंगे तो बड़े भवन के शिलान्यास के लिए भी आपका चरण बनना चाहूंगा संस्था को। आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंधुओं, अभी हमारे निर्वर्तमान सभापति श्री गुलाब ध्वज सिंह मान सिंह जी का महाराज जी के प्रति स्वागत का विषय रखा गया। अब मैं पूज्य महाराज जी से सादर अनुरोध करूंगा
कि आज के अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करने का करके कोई भी नाराज नहीं। जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के नवनिर्मित व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राम चौहान जी, डॉक्टर कमलेश पासवान जी, श्री राजेश तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े हुए हमारे सभापति श्री संतराज यादव जी, जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के निदेशक श्री मार्कंडेय राय जी, सभापति जिला सहकारी संघ श्रीमती सुमन सिंह जी, श्री राधेश्याम सिंह जी, इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री गुलाब ध्वज सिंह जी, डॉक्टर विभाग चंद्र कौशिक जी, सहकारिता के प्रति भावना रखने वाले सभी उपस्थित महानुभाव और भाइयों बहनों, मैं जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड को इस व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जहां आज से 6 वर्ष पहले अतिक्रमण था, अव्यवस्था थी, गंदगी थी, आज उसको एक बेहतरीन स्वरूप देकर के 20 दुकानों का निर्माण करके 20 नए परिवारों की आजीविका का माध्यम बना दिया है। यही सहकारिता है। सबके सहयोग से और फिर प्रॉफिट में भी सबको सहभागी बना देना। जिला सहकारी फेडरेशन को अपनी इनकम बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। इनकम बढ़ाने के बाद उन्होंने उस पूंजी को थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हुए जमा किया, पिछली देनदारी से मुक्त होने के साथ साथ इस व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी कर दिया। अब इस संस्था के पास एक अस्थायी आय का स्रोत हो गया। यानी ये जो 20 दुकानें बनी हैं, जब तक ये कार्य करेंगे हर 3 या 5 वर्ष में इनका रिन्यूअल होता रहेगा और जिला सहकारी फेडरेशन को उसकी इनकम से पैसा मिलता रहेगा। इस पैसे का उपयोग यहां पर इससे जुड़े हुए जो डेलीगेट्स होंगे और आम जनता की सुविधा के लिए यह फेडरेशन इसका बेहतर उपयोग कर पाएगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं सहकारिता आंदोलन वास्तव में भारत की मूल विकास की आत्मा रही है। जिन राज्यों ने सहकारिता की वास्तविक महत्व को समझा, वे राज्य विकास की दौड़ में काफी आगे निकल गए। लेकिन जिन राज्यों ने इसकी उपेक्षा की या गलत लोग इसमें हावी हो गए, वे राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ गए। राज्य के पिछड़ने का मतलब हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में कमी आना, लोगों के चेहरे की खुशहाली को दूर करने की एक सवालपूर्ण चेष्टा है। और यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हुआ एक शरारत के तहत हुआ। जिन राज्यों ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया, वे राज्य विकास में काफी आगे बढ़ गए।
लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने सहकारिता के इस महत्व को ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया। और आज भारत सरकार में सहकारिता को भी एक मंत्रालय के रूप में गठन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को ही इस मंत्रालय का दायित्व दिया है। और सहकारिता आंदोलन आज देश के अंदर तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सहकारिता सबकी सहभागिता से विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह किसी भी प्रकार की नौकरशाही से मुक्त आम जन की सहभागिता से, उनके द्वारा चुने गए डायरेक्टर होंगे, उनके द्वारा चुने गए सभापति होंगे, उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, उनकी बायलॉज के अनुसार उनकी कार्य पद्धति होगी और वह हर एक किसान को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा, उस प्रॉफिट में मिलने वाली जो उसका लाभांश में सहभागी बनाने की व्यवस्था, इन सभी के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन कार्य कर सकता है। क्या स्थितियां थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 16 हमारे सहकारी बैंक ऐसे थे, जिला सहकारी बैंक ऐसे थे जिनके लाइसेंस ही रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिए। वहां फंसी हुई पूंजी ब्लॉक हो गई थी और स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसका रहता है? छोटे किसानों का, छोटे व्यवसायियों का। वे तबाह थे, किसी को बेटी की शादी करनी होती थी, किसी को कोई अपने बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होता था, पैसा नहीं मिलता था, वो घूमता रहता था, भटकता रहता था। कुछ पैसा राज्य से दिया गया, कुछ भारत सरकार ने पैसा दिया। आज उनमें से ज्यादातर बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि जब भी सहकारिता के आंदोलन में गलत तत्व घुसपैठ करेंगे, माफिया प्रवृत्ति के तत्व हावी होंगे, तो वह विकास को पूरी तरह बाधित कर देंगे। और विकास के बाधित होने का मतलब आम जन को तबाह कर देना। ऐसे ही जैसे आज आप गोरखपुर में देखते होंगे, जब यहां गैंगवार होता था तो गैंगवार 2 माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुर वासी के सामने खड़ा होता था। ये कहीं भी ज्यादा बाहर तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से देखता है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था, कोई अच्छा व्यवसायी उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था, विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही वे माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे और फिर बैंकवार होता था, तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया प्रदेश भर में। आज परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी धारणा रखता है। आज प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हर तबके की आय बढ़ रही है और विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बैंक कभी जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए थे, वे फिर से खड़े होकर के किसानों की समृद्धि में सहायक बन रहे हैं। और इसी अभियान को हर एक जगह अब तो राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने कहा है कि हर एक पैक्स को हम लोग 10 लाख रुपए तक की एक व्यवस्था देंगे, जहां पर वह आसानी से अपने कार्य पद्धति को आगे बढ़ा सके। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि किसान को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, समय पे उसको शासन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो, तो किसान क्यों बदहाल होगा? बीज बोने का समय नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में है और बीज अगर उसको 15 दिसंबर के बाद मिल रहा है
और उसके बाद अगर वो बो भी देगा तो फसल पर इसका 25 से 30% पैदावार के इसका प्रभाव पड़ेगा। किसान जिसकी आमदनी हम दुगना करना चाहते हैं तो किसान की आमदनी दुगनी नहीं होगी, किसान खुशहाल नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव प्रदेश और देश की समृद्धि पर पड़ेगा। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में जरूरतमंद को समय पे कुछ नहीं मिला वो बदहाल हो गए, लेकिन यहाँ पे श्री महंत सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने जिला सहकारी फेडरेशन के पूरे क्षेत्र का एक कायाकल्प करने का प्रयास किया। इसी यहाँ पर जहां हम लोग जिस सभागार में बैठे हैं 2017 के पहले बेतरतीब गोदाम था, उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन आज एक बेहतरीन केंद्र बन गया है, साफ सुथरा है, लोग यहाँ मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, शादी ब्याह के कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम यहाँ पे बहुत आसानी से संपन्न हो सकते हैं। जो भूमि थी जिसपे अवैध अतिक्रमण था, 20 दुकानें बन गई हैं, यानी 20 दुकानों का मतलब 20 परिवार डायरेक्ट इससे लाभान्वित हो गए हैं, 20 परिवार सीधे इससे लाभान्वित होंगे और 20 परिवार इससे लाभान्वित होने के बाद यहां से अपनी आजीविका भी कमाएंगे और साथ साथ इसका लाभ इस फेडरेशन को भी उपलब्ध करवाएंगे। आज आवश्यकता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किसान छोटी जोत के किसान हैं, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं बहुत छोटी जोत के किसान हैं, किसी का 1 बीघा है, किसी का 2 बीघा है, किसी का 3 बीघा है, किसी के 4 बीघा है, बहुत छोटी छोटी जोत के किसान हैं। और छोटी जोत का किसान होने के नाते और उस पर पूरा ध्यान भी नहीं दे पाता है, न उसमें कोई टेक्नोलॉजी अपना पाता है, न वहां पे कोई विशेष रुचि लेने के कारण वह उस खेती को लाभांश में बदलने का प्रयास भी नहीं करता है। इसके लिए कोऑपरेटिव के मॉडल को अगर हम एफपीओस का गठन करके उस कार्यक्रम को वहां पे लागू करें, पैक्स और एफपीओ मिल जाएंगे तो अलग अलग जिसकी जितनी खेती होगी उससे आने वाला मुनाफा उसको मिले, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्यों के साथ जुड़ सकता है। कुछ लोग खेती बाड़ी का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग फूड प्रोसेसिंग के साथ कर रहे हैं, कुछ लोग पैकेजिंग के साथ जुड़ रहे हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के साथ जुड़ रहे हैं, यानी अलग अलग टीमों और नए लोगों के रोजगार के सृजन भी होंगे। और दूसरा, गांव में ही एफपीओस का गठन करके अगर हम गोदाम का निर्माण करते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि वे वेयर हाउस एक नई आय के स्रोत बनेंगे। कहीं खाद का है, कहीं बीज का है, कहीं पर खाद्यान्न को रखने के लिए व्यवस्था देने का कार्य है। ये सभी चीजों को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं और बेहतरीन लाभ इसके माध्यम से कमा सकते हैं। सरकार वेयर हाउसिंग के लिए, वेयर हाउस स्थापित करने के लिए, गोदाम बनाने के लिए बहुत इसमें सब्सिडी दे रही है। हमें सरकार की सुविधा का लाभ लेना चाहिए। कुछ जगह एक दो मॉडल कुछ खड़े हो जाए, अपने आप ही लोग उससे प्रभावित होंगे और उससे अनुप्रेरित होकर के बड़ी संख्या में सब चीजें खड़ी हो जाएंगी। मैं महंत सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इस अवसर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम किया है और इस कार्यक्रम के साथ यह एक नई प्रेरणा है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि अक्सर होता है कि व्यक्ति जब किसी पद पर चुना जाता है तो उस पद पे चुने जाने के बाद वह टाइम पास ज्यादा करता है, अपनी सुविधा को ज्यादा देखता है, मुझे क्या मिलेगा। और जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है उसका कार्यकाल कभी यशस्वी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब वह उस संस्था के बारे में सोचता है, उस संस्था के हित के बारे में सोचता है, उसके अनुसार रणनीति तैयार करता है, कार्यक्रम बनाता है, तो कार्यकाल भी यशस्वी होता है और यादगार कार्यकाल के कारण व्यक्ति
एक लंबे समय तक स्मरणीय होता है, लोगों के लिए स्मरणीय होता है। जवाबदेही भी लेना, अगर हमें दायित्व मिला है तो इसकी पूरी जवाबदेही हमारी है, इसको बैठने नहीं देंगे। हमारा दायित्व होता है सबसे पहला काम तो क्या, जिस स्थिति में मिला है पहले हमें उसको मेंटेन करके रखना, और उससे और अच्छा करने का प्रयास, और अच्छा, हर स्तर पर और अच्छा करने का प्रयास। जब व्यक्ति अपने स्तर पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करता है तो उसके लिए बेहतरीन परिणाम आते हैं। और एक बेहतरीन परिणाम यहाँ पे जिला फेडरेशन के रूप में यहाँ पर श्री मोहन सिंह जी ने जो कार्य किया, श्री सुमन सिंह जी आज उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। और मुझे बड़ा विश्वास है कि ऐसे ही सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इस दिशा में आगे बढ़ करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने अवैध अतिक्रमण से मुक्त करके लोगों को एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण देकर के उन्हें अपनी संस्था की इनकम को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए, जिससे उस सरकार पर निर्भरता कम हो सके। जहां पे अच्छे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वे उदाहरण बनी हुई, और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो ऐसी हैं जिनकी इनकम बहुत सारे राज्य सरकारों की इनकम से ज्यादा है। आप अनुमान कर सकते हैं, आखिर उस सोसाइटीज को किसी व्यक्ति ने चलाया होगा, किसी महापुरुष ने प्रारंभ किया होगा, और आज वे बहुत अच्छा लाभांश प्राप्त कर रही हैं, तो अपने लाभांश का लाभ अपने डेलीगेट्स को भी देती हैं और अपने साथ जुड़े हुए किसानों को भी सीधे सीधे देती हैं। हमें भी इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जिला सहकारी फेडरेशन को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ यह कार्य अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसका लाभ लेकर के अपने क्षेत्र में बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री जी की मंशा के लिए नए भारत के निर्माण में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक बड़ी भूमिका हो पाएगी। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।